हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, लाइक एज क्लर्क हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट, जेल असिस्टेंट, तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। द मनुस्मृति मेनली डील्स विद, मनुस्मृति मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है। अच्छा, कल की वीडियो में हमने मनु से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि प्राचीन समय का महान विधिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं मनु को। और आज का क्वेश्चन क्या है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है। तो देखो, मनुस्मृति जो है ये संबंधित है लॉज से। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है, बुद्धा वॉज बॉर्न एट, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखो, बुद्ध का जन्म जो था कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे यहाँ पर हम बात करें कि लुम्बिनी में जो था, लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नेपाल में। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जो था बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में जो था इसका जन्म हुआ था। और अगर आपसे पूछ लें कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखिए, जो महात्मा बुद्ध हैं इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनके बुद्ध के बचपन का नाम भी बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता के नाम की बात करें तो पिता का नाम शुद्धोधन था, और इनकी माता का नाम था माया देवी, या जिसे हम महामाया के नाम से भी जानते हैं। और इनकी सौतेली माँ का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। तो सौतेली माँ का नाम जो था वो था प्रजापति गौतमी। और देखो, ये जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था, यशोधरा से हुआ था। और इनके पुत्र जो था उनका नाम था राहुल। राहुल का अर्थ भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि राहुल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है बंधन रहित। देखो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बन जाते हैं। बल्कि आपको तो बुद्ध से रिलेटेड एंड बौद्ध हो गया और जैन धर्म, ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ से जो है HPSSC में हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे आपको और भी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है कि जैसे इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, गृह त्याग जब इन्होंने किया था, उस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं महाभिनिशीक्रमण। और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसे किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। और जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, विद हुज डिज़ाइन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड, किसके शासनकाल में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है कनिष्क से। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कनिष्क की। तो कनिष्क की जब भी हम बात करते हैं तो हमें शक संवत इसका पता होना चाहिए। तो देखो, शक संवत जो था ये चलाया था कनिष्क ने। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में कनिष्क ने जो था शक संवत को चलवाया था। और देखो, कनिष्क के राजवैद का नाम भी जो है तो एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो इसके राजवैद का नाम जो था वो था चरक। और चरक ने जो है चरक संहिता बुक भी लिखी है। और ये जो कनिष्क है ये कुषाण वंश का शासक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और कनिष्क के ही टाइम में 4th जो बौद्ध संगति थी वो कनिष्क के ही टाइम में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी वसुमित्र ने। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, द लोधी डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय, लोधी वंश संस्थापित किया गया। तो देखो, लोधी वंश जो था इसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश की वैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो लोधी वंश जो है इसका टाइम पीरियड 1451 से लेकर के 1526 तक रहा है। और ये जो बहलोल लोधी था ये 1451 में गद्दी पर बैठा था, और बहलोल शाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी उस टाइम। इसी के साथ में बहलोल लोधी से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। जैसे कि ये जो बहलोल लोधी था इसने बहलोल सिक्के का प्रचलन भी करवाया था। और ये जो बहलोल लोधी था इसने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है,
मुगल पेंटिंग फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ? तो किसके टाइम में हुआ था? जहांगीर के टाइम में हुआ था मुगल चित्रकला का विकास। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जहांगीर से रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जहांगीर जो है इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। और ये जो जहांगीर था इसने एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, और तुजुक ए जहांगीरी जो है उसको पूरा करने का श्रेय जाता है मोतबिंद खान को। और देखो ये जो जहांगीर था इसने 5वें सिख गुरु जो थे अर्जुन देव जो थे इनको फांसी दिलवा दी थी जहांगीर ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया? भारत में पहला पोर्तुगीज वायसराय कौन था? तो ये कौन था? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 126 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो देखो पुर्तगाली जो थे इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो थी कहाँ खोली थी? तो ये खोली थी कोचिन में। कोचिन में जो था पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। और इसी के साथ आपको एक और पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है कि दक्षिण पूर्वी तट पर जो था पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो थी वो थी सन थोमे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए पुर्तगालियों के बाद अगर आपसे पूछें कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन लोग आए थे तो वो आए थे डच। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, खालसा वॉज फाउंडेड बाय, खालसा किसके द्वारा संस्थापित किया गया? तो खालसा जो था इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु जो थे यही थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो थे ये अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। 5 ककार सिखों के लिए इन्होंने ही अनिवार्य किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और पूछते हैं कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसी के साथ जो था आदि ग्रंथ जो था उसको वर्तमान स्वरूप जो था ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। और सिख जो थे सिखों को अपने नाम के लास्ट में सिंह शब्द लगाना जो था इन्होंने कह दिया था कि आप अपने नाम के साथ जो है लास्ट में सिंह शब्द लगा सकते हो। इसी के साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि पूछते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो है इनका निवास स्थान क्या था? तो निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। और अगर कार्यस्थली पूछें तो वो थी पाओता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, द सिपोई म्यूटिनिटी टुक प्लेस इन द ईयर। सिपोई म्यूटिनिटी कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो देखो सिपोई म्यूटिनिटी जो है इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये इसी को हम जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा 1857। देखो 1857 का ये जो विद्रोह था ये बहुत व्यापक विद्रोह था, लेकिन ये एक असफल विद्रोह भी था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड? पहली संसदीय स्वरूप की सरकार का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि भारत जो है इसने संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली है? तो वो ली है ब्रिटेन से। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो एक तो हो गया कि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ये भी हमने यहीं से लिया है ब्रिटेन से। और अगर पूछें कि फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो फ्रांस से हमने जो है लिए हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट। अमेरिका से भी पूछते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका के संविधान से जो है हमने लिए हैं एक तो फंडामेंटल राइट और न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भारत देश ने किस देश के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान का अनुच्छेद 1 ने भारत को घोषित किया है। तो देखो संविधान का अनुच्छेद 1 जो है ये भारत को घोषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ। सो ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का डी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ। संपत्ति का अधिकार है।
तो संपत्ति का अधिकार जो है ये एक लीगल राइट है, यानी कि ये एक कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर हम बात करें, अगर आपसे पूछें कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में जो थे 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में जाकर के जो संपत्ति का अधिकार था इसे जो था मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया था और इसे फिर बाद में एक लीगल राइट बना दिया गया था। अब जो है संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में जो है इसका वर्णन है। अनुच्छेद 300 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। तो देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसे हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका वर्णन है। और ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जिसे हम CAG के नाम से भी जानते हैं, तो इसे जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहते हैं, तो ये हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर इज़ कॉल्ड। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हम जानते हैं दोआब के नाम से। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉज इन द इंटरनल प्राइस टू। अवमूल्यन आमतौर पर आंतरिक कीमतों को क्या करता है, रिमेन अनचेंज्ड, स्थिर रखता है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम। सौर प्रणाली की किसने खोज की। तो सौर प्रणाली की खोज जो थी ये की थी कोपरनिकस ने। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।